गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। हमारा जो संविधान है इसके कुल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 5 परिशिष्ट है और 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां टॉपिक हमने कर लिया है। संविधान के 22 भाग है। 22 भागों में अनुच्छेदों को कैसे डिवाइड किया गया है और किस किस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, इसके बारे में आज देखेंगे। पहले भाग में किसके बारे में किया गया है, सेकंड में किसके बारे में। तो 22 के 22 भाग में क्या क्या दिया हुआ है और किस तरह से संविधान के जो अनुच्छेद है 395 इनको इन 22 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान का भाग प्रथम। भाग प्रथम में उल्लेख किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी भारत किन से मिलकर बना होगा, यानी केंद्र या उसके जो राज्य क्षेत्र है या राज्य कितने हैं, कितने संघ शासित प्रदेश है, उनसे मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। भाग फर्स्ट में है इसका उल्लेख और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें दिया गया है। यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। समय समय पर राज्यों की संख्या में भी वृद्धि हुई और संघ शासित प्रदेशों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया है कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारत में इकहरी नागरिकता अपनाई गई है, यानी केंद्र से, यानी हम भारतीय हैं और हम यही कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि यूपी के नागरिक हैं या राजस्थान के हैं या एमपी के नागरिक हैं। एक जगह से नागरिकता हमें प्रदान की गई है और कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो कौन कौन से पहलू से उसे गुजरना होगा, कौन कौन सी उसकी क्वालिफिकेशन जो योग्यताएं रखी गई है वो होनी चाहिए, कितने वर्ष से वो भारत में निवास कर रहा है और किस तरह से किसी भी नागरिक की नागरिकता का अंत किया जा सकता है, इन सब का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। संविधान के भाग 3 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में ही भारतीय नागरिकों को और साथ में जो विदेशी नागरिक है कुछ अधिकार उनको भी प्रदान किए गए हैं। तो इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है वो है 13। इसमें विधि के बारे में दिया गया है, यानी कानून के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। नागरिकों को मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। 300 कै में उसको डाल दिया गया है। तो वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और उन मौलिक अधिकारों का हमें या सामान्य नागरिक को सभी को उन मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि संविधान के द्वारा जो स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई है, समानताएं हैं, जो भी अधिकार हमें दिए गए हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सके और हमारा कोई शोषण न करे। अगले भाग की बात करें संविधान का भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं और मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अगर कोई इनका हनन करता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। ये देश के लिए या राज्य के लिए एक कल्याणकारी रूप में कार्य करते हैं। जैसे नागरिकों के कर्तव्य है कि उनको ऐसा करना चाहिए, स्मारक है, नदियां हैं, वन है, झील है, इनका संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चे हैं तो बड़े बुजुर्ग हैं इनका सम्मान करना चाहिए, पक्षी है, पशु है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। शिक्षा के बारे में दिया हुआ है
कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। तो नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारी चीजें दी गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख भी किया गया है और न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों को पृथक पृथक रखा गया है, इसका उल्लेख भी किया गया है। फिर संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। और इस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में लगभग 55 अनुच्छेद में संशोधन किया गया, 55 अनुच्छेद जोड़े गए थे। और इस संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। अनुच्छेद 4 में दिया हुआ है, भाग 4 में दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और अनुच्छेद, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों जैसे ही है, इसलिए अनुच्छेद 51 में इनका उल्लेख किया गया है। जब मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। जिस समय जोड़े गए थे उस समय इनकी संख्या 10 थी। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और 11वां मूल कर्तव्य उसमें जोड़ा गया, जो है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। ये जो है मूल कर्तव्य, इसका मूल कर्तव्य में भी उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 45 में। और मौलिक अधिकारों का भी देखें तो उसमें भी ये जोड़ा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 1 में जीवन जीने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अगले भाग की बात करें, भाग 5, जिसमें संघ के बारे में दिया गया है। संघ मतलब सेंटर के बारे में इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक उल्लेख किया गया है। 52 से लेकर यानी संघ का निर्माण कैसे होगा, किनसे मिलके हमारा संघ है, जो सेंटर है उसका निर्माण होगा। संघ का निर्माण हुआ है, हमारी जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, इनसे मिलके संघ का निर्माण हुआ है। व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं, कार्यपालिका में भी है उनका स्थान। तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो राष्ट्रपति से लेकर हमारी जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, सबके बारे में इसमें दिया गया है। और सबके अलग अलग अनुच्छेद है। शपथ किसमें दिलवाई जाएगी, इसके अलावा उनके कार्य क्या है, अधिकार क्या है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इनमें 52 से लेके 151 तक उनका उल्लेख किया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। अब राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसका निर्माण कैसे होगा, एक सदनीय है या द्विसदनीय है, राज्यपाल के बारे में, इसके अलावा मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, विधानसभा के सदस्य होते हैं, एमएलए, सबके बारे में उल्लेख किया गया है। सबकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उनके शक्तियां, अधिकार क्या क्या है, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में। संविधान के भाग 7 में निरस्त के बारे में दिया गया है, रिपील बोलते हैं इनको। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ऐड किया गया अनुच्छेद 238, ओनली एक अनुच्छेद का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर है संविधान का भाग, जो इम्पोर्टेंट संविधान के भाग है वो है स्टार्टिंग से लेके 6 तक। इनमें से पूछ लेते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है। संविधान के भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं। संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक उल्लेख किया गया है या दिया गया है। संविधान के भाग 8 में
संघ शासित प्रदेशों के बारे में अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक कि संघ शासित क्षेत्रों का यानी केंद्र शासित क्षेत्र जो है यूटी जो है इनका निर्माण कैसे होगा, ये कैसे बनेंगे, इनको क्या क्या अधिकार प्रदान किया जाएगा, किसके नियंत्रण में ये रहेंगे, तो इसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ की जो व्यवस्थापिका होगी उसका हेड कौन होगा, व्यवस्थापिका कैसी होगी, सबका उल्लेख किया गया है भाग 3 संघ शासित प्रदेशों में। संविधान के भाग 9 में पंचायत राज का उल्लेख किया गया है। पंचायत राज अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक पंचायत राज के बारे में दिया गया है, यानी पंचायतों का गठन कैसे होगा। और सबसे पहले हमारे राजस्थान में पंचायती राज अपनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में, और यहाँ पंचायती राज त्रिस्तरीय अपनाई गई है। 3 स्तर है, यानी गांवों का विकास करने के लिए 3 स्तर डिवाइड किए गए हैं। इसको स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है और स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। फिर संविधान के भाग 9A में पंचायत राज से रिलेटेड जैसे गांवों में पंचायत है वैसे ही शहरों में, नगरों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वहां भी त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है और इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 ओ से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में नगर निगम 7 है और ये टॉपिक मैंने करवा दिया है, ज्यादा डिटेल आप उसमें देखना। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद है इसका 244, यानी एक अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। जनजातीय क्षेत्र यानी पूर्वी जो क्षेत्र है इनका उल्लेख किया गया है। फिर है संविधान के भाग 11 में उल्लेख किया गया है, ये 45 हो जाएगा और ये हो गया 44। संविधान के भाग 11 में उल्लेख किया गया है संघ संघ केंद्र और राज्यों का संबंध कैसा होगा। अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक इनका उल्लेख किया गया है, यानी इनको क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है, आपातकाल अगर लागू हो जाता है तो फिर कैसी व्यवस्थाएं होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का भी उल्लेख किया गया है, यानी दोनों केंद्र और विभिन्न राज्यों के संबंध कैसे होंगे, कैसे इनको चलना है, कैसे कार्य करना है, इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 12 में वित्त, फाइनेंशियल संविदाएं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संपत्ति है, वाद है होते हैं, इनका उल्लेख किया गया है 264 से लेके 300A तक। और 300A में जो हमारा छठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसमें कानून के बारे में दिया गया है, तो कानूनी अधिकार बना के संपत्ति के अधिकार को 300A में जोड़ दिया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक इसका उल्लेख किया गया है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है, विभिन्न राज्य हैं, इनमें व्यापार कैसे किया जाएगा, क्या टैक्स रहेगा, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। फिर है संविधान का भाग 14 में उल्लेख किया गया है संघ राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और विभिन्न राज्यों के बीच अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं। संघ जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये 3 प्रकार की होती है, राज्य को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की गई है, इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14A में प्राधिकरण के बारे में दिया गया है, ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 323A से 323B में इनका उल्लेख किया गया है। फिर है भाग 15, इसमें निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में दिया गया है कि इलेक्शन किस किस का चुनाव होगा,
324 से लेके 329 तक राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, एमपीज का चुनाव कैसे होगा, इसके अलावा प्रधानमंत्री है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो न्यायाधीश है चीफ जस्टिस, इनका इलेक्शन कैसे होगा। तो ये सबका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक इनका उल्लेख किया गया है। चुनाव में अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उसका निवारण या निपटान किसके द्वारा किया जाएगा, इन सब के बारे में इसमें व्यवस्था की गई है। भाग 16 में विशेष उपबंध दिए गए हैं। किस किस के लिए किए गए हैं? एसटी के लिए, एससी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मिनोरिटी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इनको क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई है, इनको क्या आरक्षण दिया गया है, उसके बारे में 330 से लेकर 342 तक जानकारी दी गई है। भाग 17 में भाषा, राजभाषा के बारे में दिया गया है। 343 से लेकर 351 तक समय समय पर कितनी भाषाएं और ऐड की गई है, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी राजभाषाएं, कुल कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो उस समय जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, क्योंकि 14 राज्य थे वो राज्य भाषा के आधार पे बने थे। और वर्तमान में बात करें तो प्रेजेंट में है 22 भाषाएं हैं। और भाषा के बारे में पूछ लेते हैं कई बार कि राजभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 343 में। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। भाग 18 में आपातकाल, इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है। इमरजेंसी 3 प्रकार की लागू होती है, 3 तरह की इमरजेंसी लागू होती है। संविधान 352 से लेकर 360 तक इनके बारे में जानकारी दी गई है। 352 जो अनुच्छेद है, इसमें देश में जो बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में या सेना सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भाग में अनुच्छेद 352 लागू कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। 356 के तहत किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। और आज तक वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल, ये 3 बार हुआ है। और राष्ट्रपति शासन काफी बार लागू हो गया है, क्योंककि ये राज्यों में लागू होता है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 4 बार ये लागू हुआ है। अनुच्छेद 359 में दिया गया है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, अगर आपातकाल लागू हो गया है तो उस समय कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। संविधान के भाग 19 में प्रकीर्ण दिए हैं। अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक इनके बारे में जानकारी दी गई है। संविधान के भाग 20 में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत कितनी प्रक्रियाओं के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसका उल्लेख भी इसमें किया गया है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इनकी जानकारी है। यानी अस्थायी कैसे किया जाएगा, संक्रमण काल अगर आ जाता है, या जो विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है वो कौन कौन से अनुच्छेद में की गई है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्राधिकार और निरसन, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक इनकी जानकारी दी गई है। ये नीचे वाले कम इम्पोर्टेंट है। ये जो है भाग 18 पूछ लिया जाता है। आपातकाल के बारे में संविधान के कौन से भाग में उल्लेख किया गया है, भाग 18 में किया गया है। राजभाषा के बारे में कौन से भाग में उल्लेख किया गया है, 16 में किया गया है। एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष उपबंध किसमें किया गया है। तो ये वाले जो है
15 से लेके 18 तक, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने संविधान के 22 भाग और इन भागों के द्वारा अनुच्छेदों को कैसे डिवाइड किया गया है ये हमने किया है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आर्टिकल्स पूछ लेते हैं कि संविधान की जो निर्वाचन है, निर्वाचन कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो ये टेबल हमें याद होना जरूरी है।